दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपकी एनसीईआरटी किताब का चैप्टर नंबर 6 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 6 सवाल पूछे जाएंगे। आइए कुछ आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज। आप ज़्यादातर क्या समझते हैं कि सर अगर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा तो किस पे डिपेंड करेगा? डी फाई बाई डी टी। एम आई राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। फिर आप कहते हैं कि अगर करंट भी निकालनी है तो ई अपॉन आर कर देंगे, कोई सर्किट क्लोज करेंगे, उसका रेजिस्टेंस होगा। यहाँ इंड्यूस चार्ज, जाहिर सी बात है क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये 3 स्टेप होते हैं। पहले आपने इंड्यूस ईएमएफ निकाला, उसी से आपने इंड्यूस करंट निकाला और उसी इंड्यूस करंट भी इंड्यूस चार्ज के कारण ही होती है। जाहिर सी बात है इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। करंट की जहाँ तक बात आएगी वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। ये नहीं है कि एक फिक्स टाइम है कि साहब ये अगर है इसमें अगर हम चेंज करेंगे एक फिक्स टाइम से तभी होगा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। हालांकि एक बहुत छोटा सा टाइम होना चाहिए, टाइम इंटरवल, लेकिन कोई वो फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा तभी आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस करंट होगा। और जाहिर सी बात है ये सब के लिए इंड्यूस चार्ज का होना जरूरी है, तभी उसका रेट ऑफ फ्लो होगा, करंट होगा, और सर्किट ओपन होगा तो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। हाँ, ये अगला सवाल भी थोड़ा सा हायर फिजिक्स का है, लेकिन आपको कम शब्दों में सिखा देते हैं। ए मेटल रॉड मूव्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात है। परपेंडिकुलर टू द लेंथ, बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपने ये वाला फिगर आपके सर ने आपको पढ़ाया था कि भाई ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमने रॉड लगा ली, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से इसको मूव करा रहे हैं। एम आई राइट? तो इसके अंदर आप देखते थे इसके टर्मिनल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता था और वो VBL होता था, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और जो उससे पैदा हो रहा है B क्रॉस B फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, या आप कह लें कि साहब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपका एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है इसके अंदर। ये हाइपोथेसिस दी गई थी फैराडे के द्वारा कि साहब यहां देखिए जब ये चलेगा तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जब इसको आप चलाएंगे, जब यहाँ आ जाएगा तो इतने एरिया से निकलेंगी, तो चेंज हुई कि नहीं हुई बेटा? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है। लेकिन यहाँ इसने एक स्टेप आगे का पूछ लिया है। परपेंडिकुलर के कंसेप्ट समझ गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ इसने पूछा कि जो रॉड है, फोकस उसका रॉड पे है, तो इंटायर रॉड ऑफ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड। यही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल साहब ने कहा था कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिल रहा है रॉड में। ऐसे नहीं मिलेगा कोई वो मैकेनिकल वर्क डन के द्वारा, तो वो निकाला था उसने कि इक्विवेलेंट हो जाता है लेंज ने। लेकिन हकीकत ये है बेटा, ये जान लो, 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये शायद आपके कोर्स में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, लेकिन इस चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़ के है जिसको कोरिलेट करना यहाँ पे ज़रूरी हो गया है। कि फैराडे कह रहे थे कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा था उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था। एम आई राइट? ठीक है, उनकी बात नहीं सही थी, कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो बेसिकली अगर इसके अंदर सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो करंट बह रही है, तो करंट किसकी वजह से बढ़ती है? चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वही चीज मैक्सवेल ने अपनी 3rd इक्वेशन में बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और उसी की वजह से फाइनली आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलता है। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि अगर
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी वेलोसिटी से किसी लेंथ एल की रॉड को करते हैं तो उस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड। चलते हैं आगे। ये कुछ आसान सवाल है। आपको क्या करा, करंट बतानी है। करंट थ्रू दिया गया है, एक आपके पास कॉइल है जिसमें करंट चेंज हो रही है और समय भी दिया गया है और ईएमएफ कितना डेवलप होगा वो आपको बताना है। स्टैंडर्ड फार्मूला है, यहाँ साइन आपने पढ़ा होगा, उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इंड्यूस ईएमएफ जो ई होता है, एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। एल आपको मिली में दिया है, आपने हेनरी में बदल लिया। चेंज चलिए माइनस लगा ही लीजिए। चेंज होती सर क्या बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। एम्पियर में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 5 से 3 हो रही है यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी जो कि -3 सेकेंड का है। बड़ी अच्छी हुई। ये क्या हो गया, 2 बच्चा गुणा कर लिया, इस माइनस से प्लस हो गया यानी 2 वोल्ट का आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो साइन लगा के चलिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा, घटेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप जानते हैं लेंज लॉ कि हमेशा अपोजिट टू द चेंज होता है। कम होगा तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा होगा तो कम कर देगा। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि करंट इन ए कॉइल बना लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी इस पे कुछ सवाल आएंगे और भी आपको इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कॉइल के अंदर कि साहब यहाँ से 8 एम्पियर थे 2 एम्पियर हुई और आपके पास सेकंड इतना था, इंड्यूस ईएमएफ दिया गया था तो एल पूछेंगे। वेरी गुड, आप जानते हैं कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला, इसी फॉर्म में याद रखिएगा। इंड्यूस ईएमएफ आपका 2 वोल्ट है, होएगा पक्का होगा। इस बार इन सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल निकालना है। चेंज कितना हो रहा है देखिए, पहले 8 था फिर 2 हुआ यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, ज़्यादा से कम हुआ इसलिए पॉजिटिव हो रहा है। ये आपको दिया 3 × 10⁻², राइट। तो आपका काम बन गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6L/3 × 10⁻², एम ए राइट। देखिए ये 6 माइनस का ये प्लस हो गया, इससे आपने काट गया 2 से कर दिया 1, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस 10⁻² हेनरी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको एक और बढ़ाना हुआ तो जाहिर सी बात है 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, इतनी मैथ समझते ही हैं। जब इधर लाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा, 1 बनेगा। हेनरी ये आप कह सकते हैं 10 मिली हेनरी। तो ये वाला जो कैलकुलेशन का स्टेप है वो बच्चे विशेषकर जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है उनकी समझ में नहीं आता है, विशेषकर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पे कन्वर्जन करने में आप गलती करते हैं। देखिए कितनी अच्छी है, सेल्फ इंडक्टर ने स्टेट कंडक्टर, यही बेचारा कंडक्टर है, कुछ नहीं है, सिंपल करंट भाई, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिंपल जो है यानी कोई सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है यानी 0। यही आप इसको गुनगुना दीजिए एक ही जगह, इतना ही वायर को, इट बिकम कॉइल, और इसी कॉइल को आप एक्सटेंड कर दीजिए ये बन गया आपका इंडक्टर। तो देखिए ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। इसका आपने एक रूप देखा कि आपने इसको सर्कुलर बना दिया और इसको एक जगह, इसका जो रेडियस है, जो इसकी जो लेंथ है, इसको अगर हम लेंथ माने, वो इसके रेडियस के कंपैरिजन में फैला दिया आपने, तो वो इंडक्टर बन गया और इंडक्टर की तमाम प्रॉपर्टियों को वो फॉलो करने लगा। और जबकि इसको आपने कंप्रेस करके केवल एक ही जगह कर दिया, यानी जो इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के कंपैरिजन कम हो गई, वो कॉइल हो गई। तो ये 3 चीज़ हैं और तीनों का एक ही मटेरियल से बनी है, केवल आपने शेप और साइज़ को चेंज कर दिया और सबकी तीनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो सेल्फ इंडक्टेंस इस प्रकार के इंडक्टर में मिलता है, जिसको आप सोलोनाइड के रूप में भी जानते हैं, एम राइट। तो इस फॉर्म में अगर आप कर देंगे तभी आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा, वरना ये अगर वायर है तो इसके अंदर कोई सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही कोई वैल्यू होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉइल है और एक आपके पास बल्ब है, लगा दिया। ध्यान देने योग्य है, आपने डीसी से लगाया है
5 वोल्ट डीसी। डीसी से इंडक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी जो भी इंडक्टर की जो क्वालिटी, जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज, आपने यही तो देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, जो मैक्सवेल ने बताई थी आपको। तो आपने देखा कि अगर इसकी जो इंडक्टर है इसकी प्रॉपर्टी केवल एसी के साथ काम करती है, डीसी सोर्स के पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आप इसमें कुछ भी कीजिए, चाहे आप सॉफ्ट आयरन करिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि डीसी के साथ इसका बिहेवियर कुछ नहीं होता है। इसलिए चाहे अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, एसी होता तो फर्क पड़ेगा। क्या होगा ये खुद आप निकालिएगा, नहीं तो कमेंट्स में हमसे पूछिएगा। देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है एक सेलोनाइड है, एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने सीरीज में एक बैटरी से लगा दिया है और इसकी स्विचिंग कर दी है। देखिए ये भी चेंज चीज है, वहां पे वो नहीं लगाया था स्विच। अब क्या कह रहे हैं, पुट द स्विच ऑन। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसकी बहने वाली करंट का बिहेवियर क्या होगा। जो होगा ग्राफ आपसे पता नहीं क्यों पूछ लिया है, लेकिन ये पहले आपके पास होता था, अब भी होना चाहिए। इसका जो करंट होगी वो ऐसे वेरी करेगी, 1 माइनस ई टी अपॉन टाउ। जो टाउ होता है इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और ये इस केस में टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो इस प्रकार की हो सकती है, टी एम ए राइट, टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर करेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा। ये एक एक्सपोनेंशियली है, जब आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक आपकी एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन हो गई जो कि आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसको दाब के छोड़ देते तब क्या होता है, या तो पूछिएगा नहीं तो ढूंढिएगा कि उस समय जो करंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, और उसकी वजह से जो आप नेचर ऑफ ग्राफ देखेंगे वो क्या मिलेगा। तो इसमें ऑन कर दिया था, और हम आपको दे रहे हैं कि दूसरा अगर इसको ऑफ करते, ये दबा होता और इसको छोड़ देते, तब क्या होता, करंट का टाइम के साथ वेरिएशन क्या होता। जाहिर सी बात है वो इक्वेशन आपको पता चल जाती तो आप उससे कर लेते हैं। कीजिएगा, अगर नहीं आएगा कमेंट्स में लिख के जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे या जवाब भी देंगे। आइए, स्मॉल पीस ऑफ वायर पासिंग थ्रू द गैप ऑफ पोल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। अब इसको आपने काट दिया जल्दी से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा, वो दिया गया है, देखिए इंड्यूस ईएमएफ दे दिया गया है। और कितने सेकंड में आप गायब कर देते हैं, बहुत तेज करना पड़ता है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको ये निकालना होता है। क्या निकालना है आपको, फ्लक्स निकालना है। अरे काम बन गया आप जानते हैं भैया, चेंज इन फ्लक्स इनटू चेंज इन टाइम, बहुत छोटा सा टाइम है, इसलिए आपको निकालना था चेंज इन फ्लक्स, तो ई इंटू डी टी गुणा कर दें, डायरेक्ट कर दें, -301, यानी एक माइनस का और बढ़ गया, और यूनिट होती है वेबर। वेबर इन्होंने पहले ही दे रखा था, तो आप कह सकते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एन जिसमें कि 1000 टन है, सोलोनाइड अब तो जान गए होंगे, ये 1000 टन है आपके पास। द करंट, इसमें आप करंट भी बहा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 एम्पियर की बहा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लिंक विद द, प्रत्येक में जो आपका फ्लक्स है वो 4 × 10⁻³ वेबर्स का है। अब बचे क्या एल बचा है, हमेशा ध्यान रखना गुरु, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, ठीक है, आपको मालूम होगा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिंगल से एक कॉइल में हो रहा है तो सेल्फ है, 2 कॉइल में हो जाएगा, इसकी फील्ड उसके एरिया से कर देंगे तो म्यूचुअल हो जाएगा। लेकिन हर हालत में जो
फार्मूला आपको याद रखना है, सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, एम हो 5/i होता है। अगर उसमें एन भी दिया है तो एन टाइम्स हो जाता है। एन आपको 1000 दिया है, 5 दिया 4 इंटू 10⁻³ और ये आपका 4 है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है ये 3 काट के 0 ना कर दीजिएगा, ये 1 हो जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा जो कि 1, यानी 1 हेनरी। ये जो कन्वर्जन है ना, यही आपको दिक्कत करता है इम्तिहान में। फार्मूला तो सोती सर ने रटा दिया, 5/i, एन है तो एन से गुणा कर देना, लेकिन यहाँ पहुँचेंगे ना, अब क्या करें। तो इसको काट के 0 ना कर दीजिएगा, किसी की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो विशेषकर ये बायोलॉजी वालों के लिए हिदायत है, मैथ्स वाले तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हाँ, ये इसमें देखें, एक मेटेलिक रॉड है, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये लीजिए करिए, किसने मना किया है, आप जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड हमसे ना बनवाइए, बना भी देते हैं, ऐसी क्या बात है, कोई नाराज़गी नहीं। इसमें घुमाइए रॉड को तो क्या हो जाएगा बेटा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन दो एंड्स के बीच में। और उसका फार्मूला भी मालूम है, 1/2 बी दिया है, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ही दे रखा है, कोई बात नहीं, ω/L², याद रखिएगा, सब फार्मूला वैसे ही पूछा जाएगा। बी आपको दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁴, ओमेगा भी दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं तो अक्सर आपको ओमेगा बराबर 2πn से निकालना पड़ जाता है। यहाँ पूरा ओमेगा दे रखा है रेडियन पर सेकंड, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। एल लेंथ आपको 1 मीटर की दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर तो और आसान हो गया, काम बन गया आपका। आपने कहा इसको काट दें सर, तो 0.1 हो जाएगा, तो ये 0.5 हो जाएगा। अब फिर देखें यहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ी, ये वाला इन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको इधर भी लाएंगे तो -5 वोल्ट, कोई नहीं है, 4 दिया है, गलती ना कीजिएगा। अब क्या करेंगे, एक और बढ़ाइए, तो 50 -6 हो जाएगा। और 50 किसके बराबर होता है, -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। तो आप कह सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 50 माइक्रो वोल्ट का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप कन्वर्जन की फार्मूला तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम बना दिया, तो डेरिवेशन सर ने जो कराया होगा वो आपको याद आ गया। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव होना है तो इसलिए फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा, तो सवाल लगाइए। और यहाँ पे विशेषकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इस स्टेप पे फंसेंगे, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि कन्वर्जन को अच्छी तरह सीख के प्रैक्टिस करके जाए। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जाहिर सी बात है आपको चैनल पसंद आ रहा है, आगे भी टेस्ट पेपर आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दाब दीजिए। आज के लिए इतना, इंतजार कीजिए अगले प्रैक्टिस टेस्ट का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।